अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस प्लस सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर डिक्लेरेशन और डीरेफरेंसिंग के बारे में बात की थी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स, यानी हम पॉइंटर्स के ऊपर कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, तो उसको एक मरतबा दोबारा से उसका एक रिव्यू ले लेते हैं, ताकि जब हम इसको डिस्कस करें तो उन लोगों के लिए आसानी हो जिन्होंने इस प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया, या फिर वो जिन्होंने कल की जो वीडियो थी उसे नहीं देखा। तो सबसे पहले मैं बॉयलरप्लेट कोड लगाऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं कि एक सिंपल एक वेरिएबल जो है उसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप जानते हैं कि मुझे इसे पॉइंट करने के लिए, इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए एक नया जो पॉइंटर है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसकी जो डेटा टाइप की होगी वो सेम वही होनी चाहिए जो इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर की हुई है, यानी जो इस वेरिएबल की डेटा टाइप है। तो अब क्या करेंगे कि अब मेरे पास जो टॉपिक था वो ये था कि मुझे देखना है कि एक पॉइंटर के जरिए से मैं इसका एड्रेस किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, और उसके बाद ए के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर की गई है उसे मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैं इसके अंदर जो एड्रेस था, यानी ए का जो एड्रेस था, उसे किस तरह से एक्सेस करूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर सी आउट करूंगा पॉइंटर को, तो मुझे जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पॉइंटर की मदद से उस वैल्यू को एक्सेस कर सकूँ जो कि ए के अंदर मौजूद है, तो उसको किस तरह से करूंगा कि मैं यहाँ पर स्टैटिक और पॉइंटर का नाम लिखकर अगर इसको सिंपली इस तरह से प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे जो वैल्यू है ए के अंदर सेव की गई हुई है, ए के अंदर जो स्टोर की गई वैल्यू है, मुझे वो इजीली मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पहली जो लाइन थी उसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर जो है वो प्रिंट किया है इस ए का, और उसके बाद ये जो पॉइंटर है इसके अंदर इस पॉइंटर की मदद से मैंने डी रेफरेंसिंग को इस्तेमाल करके ए की जो वैल्यू थी उसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो रिवाइज हो चुकी होगी। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन पॉइंटर्स की। जब हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंदर हम कितने भी डिफरेंट जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से चूंकि ये जो एक पॉइंटर है ये भी एक वेरिएबल है, तो इसके ऊपर भी हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं और जो एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर होते हैं उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मतलब ये कि मैं एक पॉइंटर के ऊपर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म कर सकता हूं। इसके अलावा जो एक नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है, जब उसके अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो भी एक पॉइंटर के ऊपर जब हम इन्हीं ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसको किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर एडिशन की। तो पॉइंटर एडिशन का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि एक जो पॉइंटर है वो एक मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होता है, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसी वजह से जब हम एक एडिशन करते हैं एक पॉइंटर के अंदर, तो एडिशन के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें उसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है एक जनरल सिनेरियोस के अंदर। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो जब हम एक एडिशन परफॉर्म करते हैं एक पॉइंटर के ऊपर, तो चूंकि वो एक एड्रेस को लोकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, इसी वजह से जब हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे एक का, तो वो उससे जो नेक्स्ट आने वाली मेमोरी लोकेशन होगी बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ दैट पॉइंटर, यानी एक डेटा टाइप उस पॉइंटर की क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नेक्स्ट आने वाली कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो फर्ज करें कि हमारे पास इस तरह के तीन पॉइंटर्स हैं। एक पॉइंटर है कैरेक्टर डेटा टाइप का, एक पॉइंटर है इंटीजर डेटा टाइप का, और हमारे पास तीसरा पॉइंटर जो है वो है लॉन्ग डेटा टाइप का। तो मैंने आपको बताया कि जब मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट करूंगा तो वो आने वाले जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करते हैं, तो चूंकि हमारे पास ये वाला जो डेटा टाइप जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट कंज्यूम करती है, इसी वजह से अगर मैंने पहले इसको ये वाला जो 1000 वाली लोकेशन थी, ये एक सपोज लोकेशन है, तो इसको अगर मैं इसकी वजह से पॉइंट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो वो क्या करेगा कि उससे अगली यानी 1 का इसके अंदर इजाफा करेगा और नेक्स्ट आने वाली जो मेमोरी लोकेशन होगी उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हम इंटीजर की बात करें, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनके अंदर इंटीजर 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। इसी वजह से अगर मेरा पॉइंटर 2000 मेमोरी लोकेशन को पहले पॉइंट कर रहा था, तो जब इसके अंदर मैं 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 बाइट्स आगे जो मेमोरी लोकेशन है उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हम लॉन्ग डेटा टाइप की बात करें, तो लॉन्ग डेटा टाइप नॉर्मल जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करती है। तो जब मैं लॉन्ग के पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करूंगा तो वो 4 बाइट्स आगे जो मेमोरी लोकेशन होगी उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो यही इसके अंदर फ़र्क था एक बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स के। जब हम पॉइंटर्स की डेटा टाइप्स हमारे पास मुख्तलिफ होती हैं तो इंक्रीमेंट का जो असर होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरह से
मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक पॉइंटर की मदद से एडिशन को परफॉर्म करूं, मैनुअल एडिशन को, तो अभी तो मैंने जब किया था वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से किया था। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्मल जैसे हम ऐड कर देते हैं कोई भी एक नंबर को एक वेरिएबल के अंदर, तो अगर मैं उस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, ये चीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन इसका असर ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि मैंने क्या किया, पहले मैं ना आपको इसके अंदर इसकी एक एग्जांपल समझाता हूं जो मैंने अभी तक पहले जो काम किया है। सबसे पहले तो इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से वो जो हमने अभी काम किया उसको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं इस तरह से इंट a इज इक्वल टू 20, अगर मैं इस तरह से एक मेमोरी लोकेशन बना लिया है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इंटीजर टाइप का ही एक नया पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा जो कि a को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, पहले उस एरर को देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड अ ब्रैकेट, तो यहाँ पर ना एक ब्रैकेट आनी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कोड है ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोई एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक ब्रैकेट का होना लाजमी है। तो अब हमारे जो तमाम एरर्स है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर मैंने इस तरह से एक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, तो पहले मैं इसकी पॉइंटर का जो एड्रेस था उसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पॉइंटर का एड्रेस है वो आया, ये एड्रेस आखिर में हमारे पास 8 आ रहा है। तो अब ये जो एड्रेस है ये होता है हेक्साडेसिमल, जो हेक्साडेसिमल हमारे पास नंबर्स होते हैं उसके अंदर होता है। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, मेरे पास जो सिस्टम है इसके अंदर इंटीजर की जो साइज है वो है 4। तो अगर मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट करूंगा एक मरतबा तो इसको 4 बाइट्स आगे जो मेमोरी लोकेशन है उसे पॉइंट करना चाहिए, आपको ये बात याद रखनी है। तो जब ये इसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पर 0 और C आएगा। C का मतलब यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल्स होते हैं उसके अंदर 12 ही होता है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो अब अगर इसके अंदर मैं इंक्रीमेंट करूँ PTR++ करके और दोबारा से इसके एड्रेस को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो क्या होगा कि ये जो है नेक्स्ट जो दोबारा फिर से इसके मैं पॉइंट आउट करने के बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 4 एड्रेस आगे होगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले उसने ये वाला एड्रेस था उसे लोकेट किया, रेफर किया, और उसके बाद जब मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो 4 लोकेशंस आगे जो एड्रेस था, जो भी मेमोरी लोकेशन थी, उसे पॉइंट करने लगा। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अब मैनुअल एडिशन की बात करते हैं कि हम इसके अंदर मैनुअली किस तरह से एडिशन जो है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के अंदर मैं एडिशन करता हूँ। तो जिस तरह से मैंने अभी ये एड्रेसेस जो हैं उनको यहाँ पर प्रिंट किया है, तो मैं क्या करूँगा कि PTR+1 अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो क्या होगा कि हमारा जो एड्रेस है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और 1 का इंक्रीमेंट का मतलब यही होगा कि जिस तरह से ये वाला इंक्रीमेंट काम कर रहा था, ये इंटीजर के हिसाब से देखेगा कि अगर इंटीजर का बाइट जो है वो साइज 4 बाइट्स है तो 4 मेमोरी लोकेशंस आगे चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर 2 का इजाफा कर दूंगा तो 4 ज़रब 2, यहाँ पर 2 का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से काम करता है कि मैंने अगर 2 का एडिशन किया है तो उस 2 ज़रब साइज ऑफ डैट और साइज ऑफ डेटा टाइप। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए ये नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशंस हैं उन्हें वहाँ जो है वो पॉइंट करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके अंदर 2 का इजाफा करता हूँ तो 8 ब्लॉक्स आगे, 8 बाइट्स आगे जो मेमोरी लोकेशन होगी ये उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से अगर मैंने ये देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले 4 का इजाफा हुआ, उसके बाद जब दोबारा फिर से उसके अंदर इंक्रीमेंट किया गया, 1 का इंक्रीमेंट किया गया तो फिर से 4 का इजाफा हुआ, और जब दोबारा से 2 का इंक्रीमेंट किया गया तो 4 का दोबारा से हमें इजाफा जो है वो देखने को मिला। आपको इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये देखें तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 10 के बाद जो है ये 14 आ रहा है, तो ये बेसिकली इसके अंदर 4 का इजाफा नहीं बल्कि 8 का इजाफा ही हुआ है। लेकिन ये चूंकि डेसिमल नंबर्स हैं इसी वजह से हमें इसको मैनिपुलेट करने में मुश्किल पेश आएगी। अगर आप इसको नॉर्मल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जब 2 का इजाफा किया गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द डेटा टाइप, इस तरह से इसने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और 8 बाइट्स आगे जो भी एड्रेस था उसे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। तो इसकी कंफर्मेशन आपको उस वक्त होगी जब हम अरेज के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं पॉइंटर सब्ट्रैक्शन की। जिस तरह से हमने एक पॉइंटर के अंदर एडिशन परफॉर्म की थी उसी तरह से हम पॉइंटर के अंदर सब्ट्रैक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बेसिकली फ़र्क ये होगा कि जब हमने एडिशन परफॉर्म की थी तो उस सूरत में हमारा जो पॉइंटर था वो आने वाली जो नेक्स्ट लोकेशन थी उन्हें पॉइंट करता था। लेकिन जब हम उसी काम को एक सब्ट्रैक्शन की तरह से करेंगे एक पॉइंटर के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो आने वाली मेमोरी लोकेशन नहीं बल्कि जो पीछे उसके साथ यानी उससे पीछे जो भी मेमोरी लोकेशन थी ये उनको रेफर करना शुरू कर देगा। वो आगे जाने के बजाय पीछे आने
जो गुजर गए मेमोरी लोकेशन थी उनकी तरफ जाएगा और जो भी उसके हिसाब से यानी डेटा टाइप के हिसाब से जो भी मेमोरी लोकेशन उसके लिए बनती होगी वो उसे जाकर रेफर करना शुरू कर देगा। तो आपको इस चीज़ का जो एक प्रॉपर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो होगा अरेज के अंदर। तो इसके बाद हम अरेज की बात करते हैं। तो जब हम पॉइंटर्स और अरेज की बात करते हैं तो पॉइंटर्स जो है उन्हें हम अरेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक अरेज होती है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का एक मजमूआ होता है, यानी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम एक लाइन के अंदर एक जो सीधी एक लाइन के अंदर यानी साथ साथ मौजूद जो भी मेमोरी लोकेशंस हैं वो उनके अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो इसी वजह से चूंकि एक पॉइंटर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए, इसीलिए मैं अरेज के साथ पॉइंटर्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं अरेज के साथ पॉइंटर्स को यूज़ करूँगा तो मुझे सिंपली करना क्या पड़ेगा कि सिर्फ उसका एक एड्रेस मुझे अगर मालूम हो उस अरे का, यानी उसका बेसिक इनिशियल एड्रेस होगा, अगर मुझे वो मालूम हो तो उस पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करके मैं उसकी तमाम आने वाली जो भी लोकेशंस हैं, जो भी उसके अंदर वैल्यूज हैं, उन तमाम को इजीली एक्सेस कर सकता हूं। मुझे उसके लिए अलग-अलग नए पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि एक ही वैल्यू की मदद से मैं तमाम वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊंगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि फर्ज करें कि मेरे पास इस तरह की एक अरे है जिसके अंदर 10 वैल्यूज है, उन्हें स्टोर किया गया है शुरू से लेकर आखिर तक। आप देख सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर 10 वैल्यूज को स्टोर किया गया है। तो इसी वजह से अगर मैं इस तरह के एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं जो उस वेरिएबल की या उस मेमोरी लोकेशन जो भी हमारे पास अरे है उसकी पहली वैल्यू को पॉइंट करता है, तो जब मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट करता जाऊंगा तो उसी हिसाब से उससे आने वाले जो भी वैल्यूज होंगी उनको पॉइंट कर सकेगा। यानी अगर मेरा पॉइंटर इस वक्त यहाँ पर है वो जो भी हमारे पास एक ये जो मेमोरी लोकेशंस है या जो भी एक अरे है, अगर वो इंटीजर डेटा टाइप किया है तो क्या होगा कि मैं अगर पहली मरतबा उसे यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ तो जब मैं उसके अंदर एक का इजाफा करूंगा तो चूंकि हमारी नेक्स्ट वैल्यू 2 बाइट्स आगे पड़ी हुई है, या अगर इससे हमारे पास जो सिस्टम है इसकी बात करें तो 4 बाइट्स अगर आगे हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट पड़ी हुई है तो यहाँ से पॉइंटर जो है वो डायरेक्टली अगले वाली जो आने वाली वैल्यू है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं तरतीब से तमाम वैल्यूज को एक एक मरतबा इंक्रीमेंट करके एक्सेस कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो अब देखते हैं कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को एक पॉइंटर की मदद से किस तरह से एक्सेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक अरे जो है उसे बनाते हैं। अरे बनाने से पहले मैं हमारे पास जो पहला ये वाला कोड है इसे मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इसकी जो मैंने सी आउट की थी स्टेटमेंट्स वो हमें बाद में प्रॉब्लम जो है वो ना दें। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सिंपल सी अरे को डिक्लेयर करेंगे। तो अरे मैं एक डिक्लेयर करता हूँ, उससे पहले यहाँ पर मुझे अरे डिक्लेयर करनी है। तो अरे के अंदर जो है मेरे पास कोई ना कोई एक साइज होना चाहिए। तो इस तरह से मैं एक साइज की अरे बना लेता हूँ 1 2 3 एंड 1 3 एंड 4। इस तरह से मैंने जो मेमोरीज थी कि लोकेशंस के अंदर कुछ वेरिएबल्स को स्टोर कर दिया। इन वैल्यूज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग पॉइंटर्स। तो मैं क्या करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ना आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास एक अरे होती है, अगर मैं उसके अरे के नाम बताऊँ, अरे के नाम की बात करूँ, तो अगर मैं उसके अंदर किसी पॉइंटर को स्टोर करता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंटर उस अरे की सबसे पहली जो वैल्यू होगी उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो मैं इस तरह से एक पॉइंटर जो है उसे डिक्लेयर करता हूँ और पॉइंटर के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैं इस एरर को देख लेता हूँ। तो एरर बेसिकली ये था कि चूंकि हमारे जो फैमिली एक अरे का जो नाम होता है वो पहला लोकेशन होती है अरे की, उसका एड्रेस ही होता है। इसी वजह से अगर मैं इस तरह से एक पॉइंटर बनाता हूँ एक अरे के लिए तो मुझे इसके साथ एम्परसेंट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपली उसके अंदर ए को असाइन कर दूंगा। तो इसका मतलब यही होगा कि वो पॉइंटर आने वाली जो भी एक अरे की पहली लोकेशन है उसे पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। तो अगर इस तरह से मैं इसके अंदर रीरेफरेंसिंग को यूज़ करके एक पॉइंटर की मदद से इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो पहली लोकेशन थी, यानी पहली बार में लोकेशन के अंदर जो है वो 1 स्टोर किया गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट करूंगा तो मुझे जो पहली वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इसको सेव करके दोबारा से जो है हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 1 हमारे पास वैल्यू थी वो मुझे मिल चुकी है। अब क्या करना है कि हमें इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी इंक्रीमेंट की वो करके देखनी है। तो अगर मैं इसके अंदर इस तरह से इंक्रीमेंट करता हूँ तो होगा क्या कि जो पॉइंटर है वो 2 या 4 है, क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 4 है तो वो 4 मेमोरी लोकेशन आगे जाएगा और आने वाली जो भी वैल्यू होगी उस अरे के हिसाब से उसे प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इस तरह से इसके अंदर इंक्रीमेंट करूंगा तो चूंकि ये जो वैल्यूज हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर मौजूद हैं, तो जब इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो आने वाली नेक्स्ट वैल्यू यानी 3 है उसे प्रिंट कर देगा। तो इसको दोबारा फिर से आपके सामने जो है वो रन करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो आने वाली वैल्यू थी उसने यहाँ पर इसे प्रिंट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमने
इसको मैं यहाँ से दोबारा फिर से अनकमेंट करता हूँ। तो जो हमने नॉर्मल एक मैनिपुलेशन की थी उसकी बात करते हैं। तो पहली हमारी जब मैंने पहली मरतबा इस पॉइंटर को इसकी वैल्यू को डीरेफरेंसिंग की मदद से प्रिंट किया तो उसने क्या किया कि पहली जो लोकेशन थी उसे यहाँ पर हमें प्रिंट करके दिखा दिया। और अगर मैं इसको नॉर्मल एक मैनिपुलेशन करूँ यानी नॉर्मल एडिशन को परफॉर्म करके आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इसके अंदर इस तरह से पॉइंटर 2 के अंदर एडिशन करूंगा तो क्या होगा कि वो 2 एलिमेंट्स आ गए यानी 3 के बाद 4 के ऊपर जाकर उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। और अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो मुझे जो आखिरी वैल्यू है वो मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि मैं इसको अगर इस तरह से नॉर्मली पॉइंटर के अंदर पॉइंटर +2 करूंगा तो उस तरह से मैं उसे हासिल नहीं कर सकता, बल्कि मुझे इंक्रीमेंट करने की बजाय यहाँ पर वैल्यू एट पॉइंटर +2 उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं उस तरह से करता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि उस एड्रेस को प्रिंट कर दो, लेकिन वो जो पॉइंटर है वो उस एड्रेस पर जाएगा नहीं, सिर्फ उसकी उस मेमोरी लोकेशन को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ कि जो हमारे पास आखिरी वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम एक पॉइंटर की डीरेफरेंसिंग को यूज़ करके किस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं एक अरे की उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उनके अंदर सिंपली हमें इंक्रीमेंट करना है और वो नेक्स्ट आने वाली जो मेमोरी लोकेशंस हैं उन्हें पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हम पहले भी अभी परफॉर्म कर चुके हैं, तो अब मुझे यकीन है कि आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज को देखकर यानी इसके अंदर डिफरेंट इंक्रीमेंट्स करके उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। तो अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल के बाद आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है कि हमें यूजर की तरफ से 5 इंटीजर वैल्यूज को इनपुट के तौर पर लेना है और उसे पॉइंटर की मदद से डिस्प्ले करना है इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चूंकि मुझे 5 कंसिस्टेंट वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास आसान तरीका ये है कि मैं एक अरे को डिक्लेयर कर दूं। तो अरे को मैं किस तरह से डिक्लेयर करूंगा कि मैं 5 उसका साइज रखूंगा, उसे इनिशियलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो जो तमाम वैल्यूज हैं वो यूजर से इनपुट के तौर पर लेनी है। अब मैं दोबारा से एक पॉइंटर को यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इक्वल टू बी रखकर अगर मैं इसे असाइन कर दूंगा इसकी वैल्यू, तो बिल्कुल जो हमारे पास जो काम है वो ठीक हो जाएगा। और आपके लिए जो इसके अंदर एक नोटिस करने वाली बात है कि जब मैं पहले यानी कि नए पॉइंटर को इनिशियलाइज करता था एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस देने के लिए, तो मैं वहाँ पर एम्परसेंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो अरे होती है उसका नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस ही होता है, इसी वजह से मुझे इसके साथ एम्परसेंड नहीं लगाना है, बल्कि सिंपली अगर मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंटर जो है वो उस अरे की पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे तमाम जो वैल्यूज हैं वो यूजर से इनपुट के तौर पर लेनी है। तो मैं सिंपली एक लूप जो है वो इनिशियलाइज कर दूंगा। तो लूप क्या करेगी कि जैसे जैसे लूप चलेगी तो हर एक इटरेशन की मदद से मैं क्या करूंगा कि जैसे जैसे पहली इटरेशन चली, मतलब पहली इटरेशन जब भी चलेगी तो पहली वैल्यू इनपुट ली जाएगी, और जब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इनपुट के तौर पर ली जाएगी यूजर से। तो मुझे क्या करना है कि सीन करके, चूंकि मैं वैल्यू जो भी पॉइंटर की वैल्यू है वो यहाँ पर इसे इनपुट कर सकता हूँ जिस तरह से मैं नॉर्मल सिनेरियोस में करता था। तो मुझे यहाँ पर ptr और उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना। तो यहाँ पर जब मैं सीन करूंगा तो मेरी जो वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे एंड एल को नहीं लगाना है। तो इस तरह से जब मैं सीन करूंगा तो एक एक लूप की मदद से मैं हर बार जो है अपनी वैल्यू जो भी पॉइंटर है जिस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है उस वैल्यू को इनपुट के तौर पर ले सकता हूं। तो अब मुझे क्या करना है कि फर्ज करें कि मेरी जो हमारी लूप है वो पहली मरतबा चली, तो उसने पहली वैल्यू तो इनपुट के तौर पर ले ली। तो अब क्या करेंगे, हम उस पॉइंटर के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि वो जो नेक्स्ट अरे की लोकेशन थी उसे पॉइंट आउट करना शुरू कर दे, और जो यूजर इनपुट के तौर पर जो भी वैल्यू देगा वो वहां पर स्टोर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर मुझे सिंपली ptr++ करना है। तो इस वजह से जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो हर बार जो वैल्यू है वो नई लोकेशन की इनपुट के तौर पर ली जाएगी। तो ये जो कोड है ये तमाम वैल्यूज को इनपुट के तौर पर लेगा। उसके बाद मुझे क्या करना था कि मुझे फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर उन तमाम वैल्यूज को आउटपुट करना था। तो मैं यहाँ पर सी आउट फॉरवर्ड करता हूँ। तो चूंकि आप जानते हैं कि इसको आउटपुट करवाने के लिए भी मुझे इसी तरह से एक लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पर सीन की जगह यहाँ पर मैं सी आउट कर दूंगा। तो जो तमाम वैल्यूज हैं वो मुझे प्रिंट करके दिखा दी जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे जो है वो इस ऑपरेटर का यूज करना था। तो अब आपके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ सकती है कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस लूप को चलाया तो क्या हुआ कि एक एक करके हमारा जो पॉइंटर था वो उस एरे की आखिरी लोकेशन पर पहुंच गया। तो अब जब मैं इसे इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ तो हमारे पास जो है वो एरर आएगा, यानी वो वैल्यूज आएंगी जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मुझे करना ये है
कि इस पॉइंटर को यहाँ पर दोबारा फिर से इनिशियलाइज करना है बी से, ताकि जो पॉइंटर था वो दोबारा फिर से पहली लोकेशन पर आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे वो लूप चलेगी तो वो पॉइंटर जो है वो आखिरी लोकेशन पर पहुंच चुका होगा, तो उसे दोबारा से पहली लोकेशन पर लाने के लिए मुझे पॉइंटर को दोबारा से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अब इस तरह से अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो हमारा जो पॉइंटर है वो एक तरतीब से तमाम वैल्यूज को आउटपुट कर देगा। पहले हमारे पास ये जो फॉरवर्ड वाला काम है इसे करके देखते हैं। तो मुझे 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने वैल्यूज जो है वो इनपुट की। तो जब मैंने यहाँ पर इसे आउटपुट किया तो 1 से लेकर 5 तक जो तमाम वैल्यूज थी वो आउटपुट हो चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको चूंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी प्रिंट करना था, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ रिवर्स। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि वही काम हुआ कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 2 3 5 एंड 6। तो फर्ज करें कि मेरे पास ये वैल्यू जो है वो मैंने इनपुट के तौर पर अपनी एरे के अंदर वह स्टोर कराएंगे। तो जब मैंने इसे आउटपुट कराया तो क्या हुआ कि जब पहली लूप चली तो वैल्यू एट पीटीआर यानी हमारा जो पॉइंटर था वो पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, तो हमारे पास जो 1 है उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि पॉइंटर के अंदर इजाफा हुआ और पॉइंटर जो है वो 2 को पॉइंट करना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद दोबारा फिर से लूप चली यानी सेकंड इटरेशन जब आई तो उसने 2 को प्रिंट किया और दोबारा से हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ और वो चला गया तीसरी लूप के हमारे पास तीसरी वैल्यू के ऊपर। फिर से दोबारा से इसी तरह से तरतीब चलती रहेगी और वो जब यहाँ पर पहुंचेगा इसे प्रिंट करेगा। तो उसी लूप की सूरत में जब वो प्रिंट करेगा तो उसके बाद पॉइंटर को प्लस प्लस भी कर रहा है उसी लूप की मदद से। तो जो 5वीं हमारे पास इटरेशन होगी वो उसके अंदर प्लस प्लस कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट पर जो भी हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, यहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकी है, तो हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है इस गार्बेज वैल्यू के अंदर। यानी इस लूप की मदद से वो हमारी जो अरे थी उससे बाहर आकर जो नेक्स्ट आने वाली वैल्यूज है वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने सी आउट करने के बाद इसी लूप के अंदर इसे पीटीआर प्लस प्लस भी किया था। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे दोबारा फिर से क्या करना पड़ेगा कि मैं चूंकि वो यहाँ से बाहर चला गया तो मैं सिंपली इसे एक मरतबा यहाँ से पीटीआर माइनस माइनस कर लेता हूँ। तो क्या होगा कि वो यहाँ से एक मरतबा दोबारा फिर से जो उसकी पिछली वाली लोकेशन थी वहां पर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि अब मैं इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ से इसे लूप को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो पॉइंटर था वो पहुंच चुका है दोबारा फिर से 6 वाली वैल्यू पर। तो यहाँ पर जो मुझे प्रिंट करना है तो हमारा सबसे पहले लूप की मदद से वो 6 को प्रिंट करेगा। उसके बाद चूंकि मुझे पीछे जाना है तो मुझे यहाँ पर प्लस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस सूरत में जब हमारी लूप चलेगी तो हर मरतबा जो पॉइंटर है वो उससे पीछे वाली वैल्यू की तरफ चला जाएगा और उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इसे दोबारा फिर से हम रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इनपुट के तौर पर कुछ वैल्यूज देता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी हैं। तो मुझे यहाँ पर एक मरतबा दोबारा से जो है वो हैंडल भी लगा देना चाहिए ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड तरीके में मुझे दिखाई जाए। तो मैं यहाँ पर दोबारा फिर से वैल्यूज को इनपुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और रिवर्स की जब हमारे पास लूप चली तो 5 4 3 2 1, क्योंकि मैंने इसके अंदर इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट किया था और हमारा जो पॉइंटर था वो 6 की जगह यानी ये वाली जो आखिरी लोकेशन थी वहां से पीछे की तरफ आना शुरू हुआ। उसने पीछे जितनी भी उस अरे के अंदर वैल्यूज थी उन तमाम को प्रिंट कर दिया। आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा। मेरी आपसे उम्मीद अब ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। उसके अलावा अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें ताकि आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स है C++ के वो मैं क्लियर कर सकूँ। मैं इस तरह की मजीद बहुत सारी वीडियोस जो है बनाने वाला हूँ। इस सीरीज को तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगा। इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और इस प्लेलिस्ट का जो है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको एक्सेस करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आपको आसानी से मिल सकें। तो आई होप कि मैं जो भी आपको एक टास्क वगैरह देता हूँ उन तमाम को आप परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आपके लिए इसके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको इस तरह का एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से फ्लोट वैल्यूज़ ले। अब ये प्रोग्राम बेसिकली वही काम कर रहा है जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम करके दिखाया था, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि वो फ्लोट वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर लेगा और तमाम जो भी काम है यानी फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करना वो तमाम काम जो है वैसे का वैसा ही चलेगा। तो आप आई होप कि आप इस काम को परफॉर्म करेंगे और उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।